Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here with the new chapter of class 9th physics, that is gravitation. As students, we know that the CBSE has reduced some of our syllabus, and from the chapter gravitation there are the topics that are in this chapter in that year, that is gravitation, universal law of gravitation, force of gravitation of the earth, acceleration due to gravity, mass and weight, free fall. So students, these topics are included in our syllabus in that year. So we discuss all these topics one by one. First of all, we start with the basic, that is gravitation. So students, what is gravitation? ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले जो हमारे पास कंसेप्ट आया वो ये कि ये क्या होती है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो इसको समझते हैं आप क्या है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ attraction between any two objects in the universe। ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में कहीं पर भी हो सकते हैं। देखो, अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स तो पूरे यूनिवर्स में लाई करती है ना, तो फिज़िक्स में यूनिवर्स आ गया। यूनिवर्स जो है, यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। उसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशन बोल रहे हैं। अब आपने सुना होगा कि एक टाइम पर क्या था, न्यूटन भैया ना एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। अब क्या हुआ, वहाँ से एक एप्पल गिरा, तो उन्होंने देखा कि एप्पल जो है वो अर्थ के टुवर्ड फॉल किया, ठीक है। तो एप्पल जो है वो अर्थ के टुवर्ड फॉल किया, दैट मीन्स कि अर्थ कोई ऐसी फोर्स लगा रही है उस एप्पल के ऊपर जिससे वो एप्पल क्या है, अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड द अर्थ। तो मीनिंग कोई फोर्स एक्ट कर रही है ना, तो उस फोर्स को उसने क्या नेम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले जो इसमें हमारे पास आर्टिकल है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमारे पास आर्टिकल है यूनिवर्सल। सो जो यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको किसने दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या हम इसको बोल देते हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या हम इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल देते हैं। तो ये लॉ बेसिकली किसने दिया था, न्यूटन ने। तो बोलो न्यूटन भैया की जय। तो न्यूटन बाबा की जय, जिसने हमें क्या दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब इसने कहा क्या था, देखो इसने कहा कि हमारे पास अगर टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है बी। दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, एक का ये वाला सेंटर हो गया और एक का सेंटर हो गया ये। दोनों के सेंटर में जो डिस्टेंस है, ये C1 सेंटर है, ये हमारे पास जो है सेकंड ऑब्जेक्ट का सेंटर है। दोनों के सेंटर्स में जो डिस्टेंस है उसने कहा कितना है, r। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m1। जो हमारे पास B है उसका मास कितना है, m2। दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, दोनों का मास हमें गिवन है m1 m2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है सेंटर्स के बीच में, दैट इज r, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट A whose mass is m1 and object B whose mass is m2, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो क्या है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स
बिटवीन देयर सेंटर्स इज आर। डिस्टेंस कितना है उसमें, आर है। तो अब लॉ क्या कह रहा है, देखो न्यूटन ने बेसिकली कहा क्या हमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डेफिनेशन देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज इज, यहाँ पर देखो बात की गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, कभी भी रिपल्सिव नहीं होंगी। यहाँ पर एक तो पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया। अब उसने कहा कि बेसिकली कि जो ग्रेविटेशनल वो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों के मासेस के प्रोडक्ट, मीनिंग m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है, r, उनके स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, वो r स्क्वायर के। तो मीनिंग वो कहना क्या चाहता है, अब देखते हैं। उसने कहा कि फोर्स, जो फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। यही उसने कहा था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और डिस्टेंस हमारे पास कितना है, r, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। तो मतलब हम उसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अभी क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। एंड जब हम दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करेंगे, दैट मीन्स फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, हमारे पास क्या बन जाएगा, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, देखो, ठीक है। अब जहाँ भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर वहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करेंगे, f इज़ इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देखो यहाँ से इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट गया और एक कांस्टेंट रख गया। अब g क्या है, g क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जी क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब क्योंकि स्टूडेंट ये कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू है वो पहले से ही डिज़ाइंड है कि ठीक है, कितनी वैल्यू है इसकी। वैल्यू लिखने से पहले हम बात कर लेंगे इसकी यूनिट की। पहले हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है उसका फॉर्मूला आ गया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। So this is our force, gravitational force, or we can say the force of attraction. Now SI unit, सबसे पहले हम बात अब किसकी करेंगे, यूनिट ऑफ G, SI यूनिट निकालेंगे हम उसकी, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, यूनिट फाइंड आउट करनी है। पहले हम G को लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो G इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो m1 m2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, अगर हम मान लें इफ़ फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ये हमने सेकेंड चैप्टर में कर लिया ना कि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्टेंस जो हमारे पास r है वो हमारे पास कितना है, 1 मीटर। मास m1 दैट इज़ 1 kg, मास m2 वो भी कितना है, सपोज कर लिया हमने 1 kg। तो g की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर स्क्वायर, r स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 1 kg इंटू 1 kg।
देखो क्लियर है। तो हमारे पास क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ठीक है, क्योंकि वो पावर है वो ऊपर जाएगी तो वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो केजी -2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स, ठीक है। अब हम नोट करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो कांस्टेंट की वैल्यू साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की, दैट इज g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। अब यूनिट हमारे पास है ही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। ओके, सो लेट्स हाईलाइट इट। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी। स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर 11 नहीं है, -11 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो अभी हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे उसको, इज डिफाइंड एज, देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल को हमने कैसे लिखा था, g इज इक्वल टू FR² अपॉन m1 m2 इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में फोर्स है, टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास, मास हमने कितना लिया था 1 kg, यहाँ पर भी यूनिट वर्ड क्या शो करेगा 1, ठीक है, ऑफ यूनिट मास सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस, क्योंकि आर को भी हमने कितना लिया था 1 मीटर। तो यहीं से हम डेफिनेशन रेडी करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में है। उन दोनों बॉडीज का हमने मास कितना लिया था 1 kg, बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg and the distance between them कह लो चाहे between the two masses is 1 मीटर। क्लियर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमने कर लिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट, उसकी वैल्यू एंड उसकी डेफिनेशन। क्लियर, तो ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू।